हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल स्क्रैपमैन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं। आपकी ईपीएफओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी तरफ से जो इनिशिएटिव है मैं एक बार फिर बता देता हूं। हमने अभी तक तो 6 टॉपिक डिसाइड किए थे कि हम ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले था अपना इंश्योरेंस बेसिक्स थ्योरी, फिर अपना रिटायरमेंट स्कीम्स, उसके बाद न्यू कोड्स। ये न्यू कोड्स तो सबसे पहले किया था वैसे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ थ्योरी, ठीक है। और फिर हम करेंगे लेबर लॉ लॉज या फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इनमें से जो हमारा पहले होगा वो पहले कर लेंगे और वो दूसरा बाद में कर लेंगे। अभी तक तो ये है कि लेबर लॉ पहले कर लेंगे, फिर सोशल सिक्योरिटी वाले एक्ट्स बाद में कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक हुए। ये कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं। आज से हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट में आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रहेगा। 2 पार्ट में एटलीस्ट आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरी, लेबर लॉ की एक्ट चालू हो जाएंगे, फिर सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स होंगे। ये दोनों हो जाएंगे आराम से। इस वीकेंड तक हम ये सारा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, अपना चालू करते हैं अपना लेक्चर डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे पहले तो क्या है, छोटा सा डेफिनेशन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, रेफर्स टू द रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट। 3 पार्टी होगी, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है जो एम्प्लॉय देता है, और दोनों किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास, कुछ भी बात हुई तो 3 इसमें रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच का। तो लेकिन ILO क्या है, ये लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स एंड द रोल ऑफ स्टेट, ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेटिंग दिस रिलेशनशिप। इसमें क्या बताया इन्होंने कि एक तरफ एम्प्लॉयर है, एक तरफ वर्कर है, इन दोनों को अपने आप का रिलेशनशिप एंड जो स्टेट, ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन EO, इन तीनों का क्या रोल है ये भी इसमें ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसमें से हम कुछ चीज़ें स्किप करते हुए चलेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट काम की है नहीं। जो काम की है वो इसमें हम कर लेंगे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ IR। थोड़ा पानी पिया दोस्तों। कंपोनेंट ऑफ IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर यूनियन रिलेशन, एम्प्लॉय यूनियन रिलेशन, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन। IR का फिर क्या है, कलेक्टिव प्लस कोऑपरेटिव प्लस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एक लाइन में अगर आप याद रखना चाहोगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्या है, कलेक्टिव है, ठीक है, कलेक्टिव है, कोऑपरेटिव है एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है इंटरलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन की, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए, डिसिप्लिन एंड मोरल के लिए, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, पीसफुल रिलेशन आएंगे तो बेटर प्रोडक्टिविटी आती है, बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट होता रहता है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। ये हम अपने उसमें फंडामेंटल, सॉरी, DPSPs में भी इसको हमने ऐड किया था, वो भी हम देखेंगे। डिसिप्लिन एंड मोरल सब देखेंगे। देखो दोस्तों, इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप इससे स्टार्टिंग में देखें कि बोरिंग है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इसमें कुछ नहीं आएगा। इस लेक्चर से आगे जो आएंगे ना, कम से कम पिछली बार पेपर में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको सीधा फायदा होगा। जिसमें क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड यूनियन, देखो मैं एक बार आपको गो थ्रू ही कर देता हूँ, बाद में आते हैं इस पर वापस। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, नेशनल लेबर कमीशंस, फिर ये न्यू कोड किसकी रिकमेंडेशन थे, है ना, ये देखोगे ना आप। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, मजीठिया वेज बोर्ड, न्यू ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब है इसमें। लेबर फोर्स क्या है, पार्टिसिपेशन मतलब NSO की क्या डेफिनेशन है, वीकली क्या है, इसमें से पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर गरीबी वाली भी इसमें आएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या 52% है, कैजुअल लेबर 25% है, रेगुलर सैलरीड 23% है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा आपसे। फिर ये स्टेटस आ गया कि करंट वीकली स्टेटस क्या है, करंट डेली स्टेटस क्या है,
यूजुअल स्टेटस अप्रोच में क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये पूरा इसका डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस लेबर इंस्टीट्यूट DGFASLI, इसका पूरा इंफॉर्मेशन है, क्या है, क्या फुल फॉर्म है, क्या हेडक्वार्टर है, रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है, रीजनल सेंटर्स कहाँ हैं, सब सेंटर कहाँ है, इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, इसमें से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था थ्योरी के बेस पे, तो इससे भी एक क्वेश्चन आया था। ऐसे करके इसमें हमारा पूरा इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर में क्या है, और आगे जाके इसमें ट्रेड यूनियंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशन से सब हैं इसमें, है ना। इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, देखो एक बार मैं 2 मिनट में दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे होगा, उसके बाद लेबर वेलफेयर क्या है, देखो लेबर वेलफेयर में ये सब फिर से स्कीम दोबारा आ गई है अपनी, इनको भी एक बार मोटा मोटा देख लेंगे। ये फिर क्या है, 5 नेशनल वेलफेयर फंड भी हैं जो इनके बारे में, जैसे माइनिंग वर्कर्स के लिए, क्वेरी वर्कर्स के लिए, बीडी इंडस्ट्री के लिए, माइका माइनर्स के लिए, फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, आप इनके एक बार ईयर भी देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि सामने ईयर भी मैच करा लेगा आपसे, तो ये है। फिर आगे वेजेज के बारे में है, ILO की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वेज बोर्ड वगैरह सब है इसमें दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रेड यूनियन, जिसमें से क्वेश्चन आए थे ना, इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी क्या क्या है, बाहर के क्या क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पासिंग हम थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि कुछ भी दिमाग में रहे, ऐसा कुछ पढ़ा था और कभी आ जाए पेपर में तो। फिर ये इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है पूरा, ठीक है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये कन्वेंशन, पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ से, क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इंडिया ने सबको रेटिफाई किया है C87 को छोड़ के, और C98, और C87 और C98 क्या है, ये हम अपने इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंडियन ILO का क्या है, स्टेटस क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, कब क्या है, ये सब पूरा इसमें दिया हुआ है। तो आपको इसमें ये नहीं है कि आपका टाइम ख़राब होगा, मैं आपको क्लियर इसमें बता देता हूँ दोस्तों, आपको इसमें पूरा मज़ा ही आने वाला है, और आपके क्वेश्चन कम से कम 5-7 क्वेश्चन से इस बीच से हिल जाएंगे ना, तो एग्जाम में खुशी महसूस होती है। बाकी देखो फिर ट्रेड यूनियन जो मैं बता रहा था आपको, ये बीच में रहेगा, ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है सब आएगा इसमें, और कौन कौन सी ट्रेड यूनियन बनी है ये सब बीच में। देखो पिछली बार का क्वेश्चन दिखाता हूँ कहाँ से आया था, डायरेक्ट आया था, ये सब देखो पिछली बार के क्वेश्चन हैं ये देखो आप, पूरा क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब इसमें कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दोबारा स्टार्टिंग से, और इसको जल्दी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन, हम यहाँ थे कि भाई उसकी ज़रूरत क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये सब पता लगा कि भाई क्या होता है, पीसफुल रहता है तो बेटर प्रोडक्टिव हो जाती है, सोशल जस्टिस होता है, बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आती है तो वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है डिसीजन मेकिंग में, डिसिप्लिन एंड मोरल है तो बिल्ड ट्रस्ट एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन में क्या है, अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट हो जाता है। तो ठीक है, इस तरीके का है। उसके बाद देखेंगे अप्रोच टू इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या आता है, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, कि फोकस ऑन कन्फ्लिक्ट एंड क्लास स्ट्रगल के ऊपर फोकस करना था, एम्प्लॉयर पावर होल्डर होता था, वर्कर डिपेंडेंट होता था, क्या है, एम्फेसाइजेज ऑन कंट्रोल, रूल्स एंड डिसिप्लिन, इन चीज़ों पे फोकस होता था बस खाली, ठीक है। लेकिन अब क्या आया है मॉडर्न अप्रोच में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एज ए पार्टनरशिप देखा जा रहा है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के बीच में। इसमें क्या म्यूचुअल गेन्स एंड कोलैबोरेशंस होती हैं, इंटीग्रेट इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं कि भाई वर्कर्स की ह्यूमन हेल्थ ये सब ठीक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब भी इसमें रखा जाता है। उसके बाद कुछ अप्रोचेस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, वो हम एक बार देख लेते हैं। पिछली बार शायद इसमें से आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे
अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको जितना बता रहा हूँ, देखो बाकी तो आप तुक्का लगा लेना, लेकिन जैसे अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच किसकी है, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अप्रोच किसकी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, रेदर देन कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि अंदर का तो कितना बहुत ज़्यादा डीप में भी हो सकता है। तो जैसे साइकोलॉजिकल किसकी है, कीथ डेविस की, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, पीके से, पीके, ठीक है। और एस वाली जो स्टार्ट होती है ना, देखो दो एस वाली है, सिस्टम अप्रोच एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ये दोनों डी से हैं, डनलॉप एंड डनलॉप, तो एस डी कार्ड होता था ना, एस डी, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन का कौन है, एल्टन मायो, मायो है ना, मायो आप उसको भी जानते होगे, फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन थे ना, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन तो थोड़ा सा हल्का किसने किया, मायो ने। हारमोनी, देखो ह्यूमन रिलेशन है तो हारमोनी होगी बिटवीन मोटिवेशन एंड लीडर, ये सब थोड़ा सा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आप ज़्यादा मत घुसना, फोकस में एक बार पढ़ लो फिर भी। जैसे साइकोलॉजी में क्या होगा, परसेप्शन एंड एटीट्यूड का होगा पार्टीज के, उस पर फोकस होगा। सोशियोलॉजिकल क्या होगा, सोशल रिलेशन विद वर्क प्लेस होगा। तो सिस्टम में क्या है, आई आर एज ए इंटर रिलेटेड कंपोनेंट देखा जाएगा। प्लूरलिस्ट देखते हैं किसकी है, प्लूरलिस्ट किसकी है, ये है आपके एलन फ्लैंडर्स की, किसकी है प्लूरलिस्ट, किसकी है, एलन फ्लैंडर की। प्लूरलिस्ट मतलब मल्टीपल ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट, इसको प्लूरलिस्ट बोलते हैं कि भाई बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जिसका नुकसान भी है, आगे देखेंगे कि जैसे कई ज़्यादा ट्रेड यूनियन हो जाती हैं और कई ज़्यादा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं, तो उन सबके इंटरेस्ट कैटर करना भी एक एम्प्लॉयर के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे भी हारमोनी में नुकसान आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन टीम एंड कॉमन गोल, जिसमें वर्कर्स और दोनों का एक साथ आ जाएंगे, वर्कर्स प्लस एम्प्लॉयर दोनों एक साथ हैं, एक ही टीम है, कॉमन गोल है, तो इसलिए इसको यूनिटरी देखा जाता है। और यूनिटरी में कौन है, फोक्स। रेडिकल और मार्क्सिस्ट तो जानते हो आप, मार्क्स हो। इसमें क्या है, जो कन्फ्लिक्ट है वो इनहेरेंट है, और क्लास स्ट्रगल होगा, मतलब आपके पास आपकी लड़ाई होगी ही होगी, और क्लास स्ट्रगल होगा ही होगा। इस तरीके का इसका एक अप्रोच रहता है। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, बाईपार्टाइट है और ट्राईपार्टाइट है। बाईपार्टाइट में क्या होता है, दो होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं बस, बाकी ये यूनियन के थ्रू अपना काम चला लेते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। और ट्राईपार्टाइट में क्या होता है, गवर्नमेंट भी पिक्चर में आ जाती है, जैसे मेडिएशन और लॉ पॉलिसीज़ के लिए या पनिशमेंट के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट के, जैसे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बना लेंगे, वर्क्स कमेटी बना लेंगे, ये हो गया आपका बाईपार्टाइट का। और जहाँ पे स्टैंडिंग लेबर कमेटी आ जाएगी, लेबर कमेटी या लेबर कमेटीज आ जाएंगी, उन सब में आप देखोगे कि आईएलसी और एसएलसी इनको पढ़ेंगे हम बाद में, और उसके बाद फिर डीजीएफ करके वो आएगा, नेशनल कमीशंस भी आएंगे। तो जैसे आईएलसी और एसएलसी स्टैंडिंग लेबर कमेटी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एज ए मीडिएशन और लॉ पॉलिसी की तरफ तौर पे हेल्प करेंगी, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी है, चाहे वर्कर है चाहे एम्प्लॉयर है, दोनों हैं, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कानून के सामने सब बराबर हैं। 16 में क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है, 19(1)(c), फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। 23 क्या है, प्रोविजन ऑफ द फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ द फोर्स लेबर इसमें है, किसमें, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ द फोर्स लेबर है 23 में। आपको याद रखना है, जैसे इसमें से पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपने थोड़ा भी बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आपको वहाँ पे ये याद आ जाएगा कि भाई 23 है बेगार चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, 24 है, 23 है फोर्स लेबर से है, 19 है फ्रीडम ऑफ होम एसोसिएशन एंड यूनियन है, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरी का पार्ट है। इक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो 16 में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 में है। उसके बाद 38 और 39 तो ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर सोशल जस्टिस हैं ही हैं। और 41 और 43A में क्या है, राइट टू वर्क, लिविंग वेजेस एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये हमने लेटेस्ट ऐड किया था 43A 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है मैनेजमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है कि एवोल्यूशन में क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या था, 1850 से लेकर 1918 में लाइजे फेरे पॉलिसी थी, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था बहुत ज़्यादा, सब एम्प्लॉयर अपने फ़ायदे के लिए ही वर्कर्स का इस्तेमाल करते थे। फिर 1919 से 1947 में क्या हुआ था, ट्रेड यूनियंस आ गई थी, जिसमें हम आपको बताएंगे भी कि पहली ट्रेड यूनियन कब बनी थी, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें लाला लाजपत राय जी
NM जोशी जी और ये सब थे, दीवान चमन लाल, ये सब थे, तो ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइज ऑफ ट्रेड यूनियंस हो गया। देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लिखा था 1920 में, और इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी आ गया था 1929 में। तो ये इससे थोड़ा सा प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये चेंज हुआ था। पहले तो 1918 से पहले तो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन था। 1918 के बाद लोगों ने अपने वर्कर्स ने अपने वर्कर्स ने अपने राइट्स रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या पोस्ट में देखते हैं हम क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, रिकॉग्निशंस ऑफ यूनियंस एंड जॉइंट कंसल्टेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 1980 में राइज ऑफ मिलिटेंसी, स्ट्राइक्स, टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो मिलिटेंसी स्टार्ट होगी, स्ट्राइक स्टार्ट होगी। 1990 से में तो फिर वो LPG रिफॉर्म्स आ गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड HRD आ गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के शिफ्ट होता होता HRD की तरफ जा रहे हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने अपनी मार्केट्स को ग्लोबली ओपन कर दिया है। अब हमारा कंपटीशन है और हमारे जो भी स्टैंडर्ड है अब इंटरनेशनल लेवल पे मैच करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेशनल लेबर कमीशन भी बने, नेशनल कमीशन ऑन लेबर भी बने। पहला बना था 1969 में और दूसरा बना 1999 में, जिसने न्यू लेबर कोड को भी रिकमेंड किया था ना, सिंप्लीफाई करना है लेबर लॉज को। तो उसी से अपने न्यू लेबर कोड भी आया, जिसको हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं अपने 2 लेक्चर्स में, दो दो करके चारों को हमने उसमें डिस्कस कर लिया। बहुत ही क्रिस्प वे में हमने डिस्कस किया है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड हमने डिस्कस किया है, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो जो पहला है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, PB गजेंद्र गडकर। ठीक है, जस्टिस थे ये, उन्होंने PB गजेंद्र, और दूसरे रविंद्रन वर्मा। तो दोनों का आप एक बार तो चेयरपर्सन याद रखोगे कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर के चेयरपर्सन कौन थे, जस्टिस PB गजेंद्र गडकर, और दूसरे के थे रविंद्र वर्मा। ठीक है, पहले में क्या था, स्ट्रेंथ करो ट्रेड यूनियंस को, कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट आया और वर्कर्स एजुकेशन का आया। दूसरे में तो बहुत लेट हो गया, मान लो अब हमने मार्केट को भी ओपन कर दिया है, अपनी इकोनॉमी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स भी आ गए हैं। अब हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस हो गया, तो हम क्या करें, अब भाई लेबर लॉ को सिंप्लीफाई करो, बहुत सारे हैं और इसमें से ऑब्सोलीट हो चुके हैं बहुत सारे, और अब ये क्या है, बिजनेस में हिंड्रेंस के तौर पे ज़्यादा आते हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करना है, जिससे हम अपने न्यू कोड का मोटिवेशन भी ड्रॉ करते हैं। प्रमोट वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड IR फ्लेक्सिबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब देखो ना, ये इतना काम का नहीं है। जो जो इसमें आप इन्फॉर्मेशन काम के पकड़ लो, जैसे ये MCQ में बन सकती है ना, तो इसको पकड़ लो बस ऐसे करके। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी आया, प्रोडक्टिविटी, स्किल अपग्रेडेशन हुआ। नेगेटिव क्या था, डाउन साइजिंग, जॉब इनसिक्योरिटी हुआ। उसके बाद बेटर कॉरपोरेट कल्चर आया, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हो गया, यूनियन का जो यूनियन का एक अपना रुतबा होता था वो डिक्लाइन कर गया। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स ILO नॉर्म्स थे पहले, अब इंक्रीज्ड वर्क प्रेशर हो गया। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा नहीं देखना। अब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल IR विद फोकस्ड ऑन HRD आ गया है। ट्रेडिशनल यूनियनिज्म पे कम फोकस होता जा रहा है, उनको भी इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। ठीक है, ये आप देख लेना, मैं PDF इसमें डाल दूंगा, इतने ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद क्या है, IR एंड HRD लिंकेज क्या है, ये भी देख लेना आप, कोई ज़्यादा इसमें काम का है नहीं। ठीक है, फोकस क्या है, कलेक्टिव मतलब बेसिस क्या है, फोकस अप्रोच, इस IR एंड HRD का लिंकेज जो है वो आप देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन क्या है, जैसे प्रिंसिपल क्या, सोशल जस्टिस है, तो क्या है, प्रोटेक्ट वर्कर, वीकर सेक्शंस वर्कर। सोशल इक्विटी क्या है, फेयर ट्रीटमेंट एंड वेजेज। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है, इनकरेज प्रोडक्टिविटी। इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी क्या है, अलाइन विद ILO कन्वेंशंस। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में क्या है, कंसल्टेशंस एंड पार्टिसिपेशन। ह्यूमैनिटेरियनिज्म में क्या है, डिग्निटी, सेफ्टी एंड वेलफेयर फोकस है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सोशल जस्टिस, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस, सोशल इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट एंड वेजेज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एनकरेज प्रोडक्टिविटी, इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। देख लेना, मतलब ये क्या है, इतना ज़्यादा फोकस करना नहीं है, बस आपको देखना है कि ऐसा कुछ पूछा जाए, बहुत चांस कम होते हैं इसमें पूछे जाने के MCQ फॉर्म में। यूनिटरी थ्योरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज वन फैमिली, हार्मनी, कॉमन गोल, फोक्स की है। ये प्लूरलिस्ट तो हमने क्या, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है, एम्प्लॉयर वर्सेस यूनियन है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, एलन फ्लैंडर्स की है। रेडिकल तो कार्ल मार्क्स की है, और सिस्टम थ्योरी क्या है, SD जॉन डनलॉप की है। ठीक है, तो ये देख लेना, जॉन डनलॉप का सिस्टम मॉडल क्या कहता था कि जैसे IR सिस्टम में क्या एक्टर्स होंगे, वर्कर्स एंड यूनियंस होंगे, मैनेजमेंट होगा और गवर्नमेंट होगा।
कंटेक्स्ट क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी, मार्केट कंस्ट्रेंट्स एंड पावर स्ट्रक्चर रहेगा। रूल्स क्या रहेंगे, सब्सटेंसिव, वेजेज एंड आवर्स, प्रोसीजरल, डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट, इस तरीके का ये रहेगा। उसके बाद ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया में देख लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहले ओरिजिन हुआ था 1870 में बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स से। फॉर्मल बिगिनिंग हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 से। इनफॉर्मल वे से 1870 में बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स में इसका स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेज प्रोटेक्शन है, जॉब सिक्योरिटी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है। प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, मल्टीप्लिसिटी मतलब एक ही कंपनी में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होने से ये भी नुकसान हो जाता है। और फाइनेंशियल वीकनेस होती है, बहुत कमज़ोर होती हैं ट्रेड यूनियंस, तो इसलिए अपनी बात को अच्छे से रख भी नहीं पाती हैं। रिसेंट में ट्रेंड क्या है, वाइट कॉलर यूनियंस हो गई हैं, आईटी सेक्टर एसोसिएशंस हो गई हैं, फोकस ऑन वेलफेयर नॉट मिलिटेंसी। अब ज़्यादा फोकस वेलफेयर पे होता है, मिलिटेंसी मतलब पहले स्ट्राइक्स वगैरह करते थे और ट्रेड यूनियन अपने आप में पूरी पावरफुल होती थी, वो मतलब हर छोटी छोटी बात के लिए वो धरने पे बैठ जाती थी। तो अब उसकी बजाय वेलफेयर पे फोकस है। ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया क्या है। जैसे आईएलसी जो हम पढ़ रहे थे ना ऊपर की, आईएलसी, फिर एसएलसी और फिर इंडस्ट्रियल कमेटी इंडस्ट्री वाइज। तो इसमें क्या है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, ये नेशनल लेवल पे है ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन की। स्टेट लेवल पे क्या है, लेबर डिपार्टमेंट एंड लेबर मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस। प्लांट लेवल पे क्या है, वर्क्स कमेटी सेक्शन 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर आती हैं। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड ग्रीवेंस रिड्यूसल मशीनरी, ये है प्लांट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ठीक है। क्या क्या है, जो बाईपार्टाइट में हमने बात की थी ना, बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट, ये सब ट्राईपार्टाइट के लेवल पे आता है, जिसमें हम गवर्नमेंट पिक्चर में आती है और ये सब इन चीज़ों के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करती है, मीडिएट करती है। ये क्या है, प्लांट लेवल पे ही होते हैं, मतलब डायरेक्ट बाईपार्टाइट वाला कंसेप्ट, जिसमें एम्प्लॉयर एंड वर्कर ये आपस में बैठ के ही या तो वर्क्स कमेटी के तहत, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के तहत और ग्रीवेंस रिड्यूसल मशीनरी के तहत ही अपनी बातें ठीक कर लेते हैं। ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है, लेजिस्लेटिव रोल है भाई, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट, ये गवर्नमेंट का रोल की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद एग्जीक्यूटिव रोल क्या है, इंप्लीमेंट करता है इनका, इंस्पेक्शन करता है। जुडिशियल है, लेबर कोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। मीडिएटर का रोल करता है, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन करता है। प्रमोटर है, एनकरेज प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर को प्रमोट करता है। ये सब नॉर्मल बातें हैं। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी देख लेते हैं हम। सेंट्रल पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। अटैच्ड ऑफिस है, चीफ लेबर कमिश्नर CLC, और इसमें लेबर ब्यूरो और DG माइन सेफ्टी। और एक है ये डायरेक्टर जनरल फायर वाला जो है, DG FASLI, ये फायर सेफ्टी से रिलेटेड होता है दोस्तों। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड होता है। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। इधर लिख देता हूँ, कहाँ, यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्टोरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस एंड सेफ्टी लेबर इंस्टीट्यूट। लिख लो अपने आप से, थोड़ा राइटिंग में अगर दिक्कत लग रही हो तो। क्या है, डायरेक्टर, हालांकि नीचे मिल जाएगी बाद में, जब हम इसको अलग से भी कवर करेंगे तो उसमें मिलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ अच्छे से दिख नहीं रहा। इसको एक अलग से एज ए टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो ये क्या है, सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। अटैच्ड ऑफिस में कौन कौन आता है, चीफ लेबर कमिश्नर CLC, उसके बाद लेबर ब्यूरो, DG माइन सेफ्टी और DG FASLI, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड सेफ्टी लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक है। एडवाइजरी बॉडीज में क्या है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग कमेटी, ये एडवाइजरी बॉडी में है। और जुडिशरी मशीनरी क्या है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है एंड नेशनल ट्रिब्यूनल है। जैसे एक मजीठिया वेज बोर्ड बना था 1957 में, सेट ऑफ वेज फिक्सेशन फॉर जर्नलिस्ट अंडर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट। ठीक है, ये भी आप इसको याद रखना है एज एग्जाम्पल। न्यू ट्रेंड्स क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, थर्ड फोर्स इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन थॉट्स आ गए हैं, बेस्ड ऑन मोटिवेशन, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट 1918 का, गांधी जी का जो एक्सपेरिमेंट था, रिजोल्विंग लेबर डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, फाउंडेशन ऑफ एथिकल IR इन इंडिया। एथिकल इंडस्ट्रियलेशन की फाउंडेशन थी ये, कि उसने कौन सी लेबर आर्बिट्रेशन से ही, बीच में आर्बिट्रेशन क्या होता था कि जैसे वहाँ डिमांड चल रही थी कि वर्कर्स आ रहे थे 50% का इंक्रीज हो बोनस में, और जो एम्प्लॉयर था वो चाह रहा था कि 20%, तो गांधी जी बीच में 30% पे सेटलमेंट कुछ करा दिए थे।
तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, कि आपने बीच में बैठ के दोनों की पार्टियों के बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन किया। तो उससे क्या हुआ, एथिकलिटी आ गई कि कब झगड़े भी नहीं है, लेबर कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने हैं, और ऐसे उसमें लीगल चीज़ों में ज़्यादा लंबा घुसना भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है ऐसा। क्या फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स कमेटी, जीएमसी, बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन, ये सब देख लेना। आईएलओ इन्फ्लुएंस क्या है, इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर, कोर कन्वेंशन ऑन लेबर राइट्स, ये हम पढ़ेंगे पूरी। और पिछली बार का ये एमसीक्यू भी है कि जो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का, और उसकी कुछ कन्वेंशन है, उसमें से 8 में से 6 हमने साइन कर रखे हैं और 2 हमने नहीं कर रखे हैं, कौन सी नहीं है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। द लेबर फोर्स ऑफ ए कंट्री रिप्रेजेंट द वर्किंग पॉपुलेशन बोथ। देखो लेबर फोर्स में क्या आता है, एम्प्लॉयड भी आता है और अनएम्प्लॉयड भी आता है, जो चाह रहे होते हैं नौकरी वो भी आते हैं, और जो नौकरी पे लगे हुए हैं वो भी आते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पर्सन 15 से 59 साल के बीच में ये लोग देखे जाते हैं, हु आर आइदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग वर्क, जो नौकरी चाहते भी हैं। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एनएसएसओ और पीएलएफएस का। एनएसएसओ तो आप जानते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है, पब्लिक लेबर फोर्स, वो जो सर्वे होता है ये हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या है, 3 तरीके की बातें हैं। कैटेगरी में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, वर्क ऑन फॉर ऑन इंटरप्राइजेज, जैसे किसी ने दुकान खोल ली, कोई किसान है, ये सब आगे ऑन में। रेगुलर सैलरी में क्या है, फिक्स वेजेज है, सैलरी वाले जो हैं टीचर, क्लर्क, गवर्नमेंट जॉब्स जितने भी करते हैं वो आगे रेगुलर सैलरीड में। सेल्फ एम्प्लॉयड खत्म, रेगुलर सैलरी खत्म। अब कैजुअल लेबरर, ये क्या है, डेली वेजेज वाले होते हैं, नो जॉब सिक्योरिटी, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, फार्म लेबरर हो गए, हम तो किसी को आपने छोटे मोटे काम धंधे के लिए लगा लिया 5-10 दिन के लिए, ये वो वाले हो गए है ना, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जिसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन हम आपको थोड़ा बता देते हैं। पेड में क्या है, रेगुलर सैलरी, कैजुअल, ये सेल्फ एम्प्लॉयड, ये छोड़ दो आप, ये हो गया अपना। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द इंडियन लेबर फोर्स क्या है, इंडियन लेबर फोर्स का नेचर देख लेते हैं। इंडियन लेबर फोर्स हैज ए हेट्रोजीनियस एंड ड्यूअलिस्टिक अप्रोच कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से हैं, मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है, स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी है, दोनों तरीके के हैं इसमें। लार्ज एंड ग्रोइंग क्या है, और 50% पॉपुलेशन जो है वो वर्क फोर्स है अपनी। तो देख रहे हो, मतलब अपने जो अभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं ना, कि अपने में जो वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, जो 15 से 59 में जो हम इसमें क्राइटेरिया देख रहे हैं, वो 50% अपनी पॉपुलेशन इस कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, वर्क फोर्स में डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, 20% से कम ही मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। 80% से ज़्यादा जो वर्कर हैं वो लैक जॉब सिक्योरिटी और कुछ उससे रिलेटेड बेनिफिट्स के उनमें कमी है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, मेजोरिटी इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, लो प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू लो स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। इनफॉर्मेलिटी, कैजुअल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब डोमिनेट करता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, विजिबल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रिवेलेंट है। जैसे मान लो एक काम के लिए 2 आदमी की जरूरत है, वहाँ 5 लगे हुए, जैसे एग्रीकल्चर वाला सेक्टर हुआ, तो ठीक है, ऐसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से जॉब करते हैं, जैसे कास्ट, जेंडर, ओरिजिनल इनइक्वलिटी है, जैसे टीचर बनेंगी तो वुमेन बनेंगी, ये अ, फलां काम करना है तो ये इस कास्ट वाला करेगा, या इस जेंडर वाले को बुलाया जाएगा वर्कर, मतलब एज ए लेबर के लिए। तो इस तरीके का है, ये इंडियन सिचुएशन है अभी। आउट ऑफ 10 वर्कर्स इन इंडिया 8 आर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, देखो ये इस तरीके का आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है कैटेगराइजेशन ऑफ वर्कर्स एनएसएसओ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कौन सा है, अनफिक्स सैलरी, वेजेज इन कैश काइंड ऑन द रेगुलर बेसिस, लाइक टीचर हुआ, क्लर्क हुआ। फिर कैजुअल लेबर कौन है, वर्क्स ओनली व्हेन हायर्ड, डेली वेजेज के बेस पे है ना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आ गया, जो अपना बिजनेस और प्लेटफॉर्म प्रोफेशन खुद चलाते हैं, जैसे फार्मर, ट्रेडर्स, टेलर्स, ये सब आ गए। अनपेड फैमिली वर्कर्स में क्या है, जो फैमिली इंटरप्राइजेज में लगे होते हैं विदाउट वेज, जैसे वुमेन एग्रीकल्चर में होगी, कोई बीड़ी फैक्ट्री है उसमें बच्चा हो गया, तो ये सब आ गया उसमें अनपेड फैमिली वर्कर्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन है, 52% लोग हैं, कैजुअल लेबरर में 25% है, और रेगुलर सैलरीड में 23% है, मात्र बहुत ही कम है। ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, डोमिनेंस ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड इन्फॉर्मल एक्टिविटीज़ के तौर पर। उसके बाद क्या है, एनएसएसओ एंड पीएलएसएस, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन
टाइम रेफरेंस के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या कहती है कि 365 डेज प्रीसीडिंग सर्वे, इसमें सर्वे जो बात किया जाता है उसमें पिछले 365 दिन देखे जाते हैं। ठीक है, इफ़ ए पर्सन वर्क्स फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर दे आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। जैसे फार्मर्स हु वर्क्स फॉर 10 मंथ्स काउंटेड एज एम्प्लॉयड यूजुअल स्टेटस की अप्रोच के हिसाब से। फिर आ गया वीकली में कि इससे 7 दिन, पिछले 7 दिन देखे जाते हैं, प्रीसीडिंग सर्वे के पिछले 7 दिन देखे जाते हैं। और इफ़ एम्प्लॉयड वर्क फॉर ग्रेटर देन 1 आवर ऑन ए डे एनी डे ड्यूरिंग द वीक, उसको एम्प्लॉयड माना जाएगा। जैसे रिक्शा पुलर हु वर्क 3 डेज इन पास्ट वीक इज एम्प्लॉयड अंडर करंट वीकली स्टेटस। उसके बाद है डेली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस। इसमें क्या है, ईच डे इन लास्ट 7 डेज उसमें देखा जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 7 डेज वर्क 4 डेज, तो इसमें 4/7 एम्प्लॉयड है, 3/7 अनएम्प्लॉयड है, ऐसे होता है इसमें। ठीक है, कंपैरिजन चार्ट भी देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे पीरियड क्या है, यूजुअल स्टेटस का है 1 ईयर, 1 वीक, इसका 1 डे। प्रिसिशन क्या है, लो है, इसका मॉडरेट है, और डेली वाले का हाई है। कैप्चर्स क्या करता है, लॉन्ग टर्म वर्क, इसमें शॉर्ट टर्म चेंजेस और इसमें डेली फ्लक्चुएशंस। यूज फॉर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट स्टडीज, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको स्टडी किया जाता है वीकली वाले को, और पॉलिसी एनालिसिस के लिए डेली वाले को। फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कुछ देख लेते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या है, रजिस्टर्ड अंडर लॉ ए रेगुलर एम्प्लॉयज, नॉट रजिस्टर्ड इनफॉर्मल सेटअप। एग्जाम्पल में क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, रजिस्टर्ड कंपनीज, ये आ गया आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में। शॉप्स, फार्म्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये आ गया आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जॉब सिक्योरिटी क्या है, हाई है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और लो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सोशल सिक्योरिटी क्या है, प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसमें कुछ नहीं मिलता है ऐसा। ये 20% होते हैं ऑर्गेनाइज्ड, अपने अभी इंडियन फोर्स का शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, और अनऑर्गेनाइज में 80% लोग हैं। और रेगुलेशन क्या है, लेबर लॉज अप्लाई, यहाँ वीक एंड एब्सेंट है, कहाँ पे, अनऑर्गेनाइज्ड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैजुअल लेबर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कैजुअल है ना, जैसे नेचर क्या है, इरेगुलर होता है, सीजनल, डेली बेसिस होता है। इनकम क्या है, लो एंड अनसर्टेन होता है, कभी मिली कभी नहीं मिली। नो PF, प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ नहीं होता, बोनसेस कुछ नहीं होता, लीव ऐसी छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होती। रिस्क क्या है, जॉब लॉस होता है, एक्सीडेंट ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड स्ट्रीट वेंडिंग। मेजोरिटी ऑफ इंडियाज कैजुअल लेबर बिलोंग टू SC ST एंड रूरल एरियाज। तो समझ रहे हो, देखो थोड़ा इसमें कास्ट बेस भी है और रीजनल बेस भी है। ठीक है, उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर क्या है, ये हम पहले देख चुके हैं यार, है ना, इसको ज़्यादा इसमें देखेंगे नहीं, ये वाला हो चुका है अपना। ये PDF में शेयर कर दूंगा, फिर भी पढ़ लेना एक बार के लिए। चाइल्ड लेबर क्या है इन इंडिया, डेफिनेशन क्या है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के हिसाब से कि चाइल्ड पर्सन बिलो 14 ईयर्स जो है एज का, अगर एम्प्लॉयड है इन एनी ऑक्यूपेशन, उसको हम बोलेंगे चाइल्ड लेबर। ठीक है, और कॉजेज ऑफ द चाइल्ड लेबर क्या है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, चीप लेबर डिमांड है, इकोनॉमिक, सोशल में क्या है, इलिटरेसी है, लार्ज फैमिलीज हैं, कास्ट बेस्ड जॉब्स है। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, वीक ला एनफोर्समेंट है, लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन है, और लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों अलग अलग एंगल से, अगर मेंस होता तो देखो अलग बात है, प्री के लिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 नेशनल पॉलिसी है, देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन, फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ देखो एक्ट भी आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1986 में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया 2000 में, राइट एजुकेशन जिसमें भाई 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, वो भी आया है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें तो हो रखी हैं। उसके बाद क्या है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन मशीनरी इन इंडिया। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी इन इंडिया में क्या क्या है, सेंट्रल लेवल पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें क्या है, चीफ लेबर कमिश्नर CLC, फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट DGE, और फिर लेबर ब्यूरो शिमला एंड चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चीफ लेबर कमिश्नर में क्या होता है, फंक्शन क्या है, कंसिलिएशन है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट्स है, इंस्पेक्शन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड करियर काउंसलिंग जो होती है। उसके बाद लेबर ब्यूरो जो है शिमला और चंडीगढ़ में क्या करता है, डाटा कलेक्शन करता है, वेज, प्राइसेस एंड CPI और एम्प्लॉयमेंट का, ताकि उसी हिसाब से वर्कर्स के वेजेस, मिनिमम वेजेस डिसाइड किए जा सकें। उसके बाद DGFASI, ये हम पढ़ चुके, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जो सेफ्टी वाला है। ठीक है, उसमें क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग एंड फैक्ट्री इंस्पेक्शन ये लोग करते हैं, फैक्ट्री वाला है ना ये। और DG माइंस सेफ्टी धनबाद में है, एंश्योर माइंस वर्कर्स सेफ्टी। जो DG माइंस है ये माइंस के वर्कर्स की सेफ्टी की बात करता है, और ये है जो अपना
सेफ्टी की बात करता है इन जनरल। हम इसको देखेंगे भी नीचे, भी देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट, हम देखेंगे इसको DGFASLI को, मुंबई में जो इसका हेडक्वार्टर, इसको देखेंगे। स्टेट लेवल पे क्या क्या है, लेबर कमिश्नर है, इम्प्लीमेंट लेबर लॉज एंड सेटल डिस्प्यूट्स, फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट है, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए है, वेलफेयर कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेबर वेलफेयर फंड्स, ठीक है। उसके बाद है लेबर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल है, एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये बहुत ही बोरिंग होता है दोस्तों, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कम से कम 5। पिछली बार का मेरा 2 बार का मैंने देखा है, दोनों बार 5-5 6-6 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। तो आप इसको ये सोच के इग्नोर मत करना कि बहुत बोरिंग है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो यही आ जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड सर्विस लेबर इंस्टीट्यूट DGFASLI के बारे में बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ है। सीधी सी बात, हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट इसका जो है वो मुंबई में है। इसकी फिर कुछ रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, फरीदाबाद में है। सब सेंटर्स कहाँ हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में है। फंक्शन क्या है, एडवाइजरी है, एडवाइजेज टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। ट्रेनिंग क्या है, सेफ्टी इंजीनियरिंग, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक्स। उसके बाद क्या है, रिसर्च में क्या है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, वर्किंग एनवायरनमेंट। फैक्ट्री इंस्पेक्शन में क्या है, टेक्निकल सपोर्ट टू इंस्पेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, कंसल्टेशन करता है, और सेफ्टी अवार्ड्स है। ये सब नॉर्मल है, इसको आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। और DGFASLI कंडक्ट्स एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे, कॉन्फ्रेंस एंड डायरेक्टोरेट सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन, वो इस तरीके का कुछ ये लोग करते भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, हम इसमें देखते हैं, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या क्या है दोस्तों, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, यूजुअली थ्रू ट्रेड यूनियंस, टू डिटरमाइन वेजेज, वर्किंग कंडीशन एंड अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें 14 पेज हो गए दोस्तों, 20-25 पेज तक आज कर लेंगे, फिर अगले लेक्चर में इसको पूरा ही खत्म कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा बोरिंग वाला है। और ये टर्म किसने यूज की थी सबसे पहले, बेट्रिक वेब ने की थी, बेट्रिक वेब ने इसको सबसे पहले यूज किया था। और प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, थ्रू ट्रेड यूनियन, किस किस चीज़ के लिए, वेजेज के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए, अदर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये तो पार्टीज आपको पता है। उसके बाद क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, ग्रुप एक्शंस करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बायपार्टाइट प्रोसेस है, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी टूल है, बेस्ड ऑन गिव एंड टेक है, ठीक है। ये सब आप देख लेना, नॉर्मल है, बस आपको इतना याद रखना है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एग्जांपल है, टाटा स्टील्स जॉइंट कंसल्टेटिव काउंसिल ऑपरेट्स ऑन कंटिन्यूस बार्गेनिंग प्रिंसिपल सिंस 1956, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या है, नोट वन टाइम इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, मतलब बार बार एग्रीमेंट होते रहते हैं, तो इस चीज़ पे काम करता है टाटा स्टील्स जॉइंट कंसल्टेटिव काउंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एंश्योर इंडस्ट्रियल पीस, रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टू वर्कर्स क्या है, सिक्योर फेयर वेजेज, बेटर कंडीशन एंड डिग्निटी एट द वर्क प्लेस। इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, बिल्ड कॉपरेशन, रिड्यूस स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। नेशंस के लिए क्या है, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ये सब छोड़ दीजिए। फिर क्या है, लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग में अकर डिफरेंट लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और मल्टी एम्प्लॉयर इकोनॉमिकली वाइड लेवल पे क्या होगा। जैसे प्लांट लेवल पे क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन इन द वन फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री पे एक ही प्लांट पे होना, जैसे टिस्को, बोकारो स्टील प्लांट, इन पे जो होगा उसको बोलेंगे हम प्लांट लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होता है, सेक्टोरल एग्रीमेंट कवरिंग एंटायर इंडस्ट्री, बैंकिंग जैसे एक सेक्टर हो गया, कोर इंडस्ट्री एक सेक्टर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है। ए कंपनी का अपने लेवल पे डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना, उसको बोलते हैं प्लांट लेवल पे। देखो यार, प्लांट लेवल पे हमने सोल्व कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी थी टाटा या टिस्को जो भी है, उसने अपने लेवल पे सोल्व कर लिया, उसको बोलेंगे प्लांट लेवल पे। अब ये दोनों तीनों ने मिलकर कर लिया, एक तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कोल इंडस्ट्री बनाते हैं। मान लो तीनों कोल कंपनी है, कोल इंडस्ट्री, तो इन्होंने आपस में मिलकर कर लिया, उसको बोलेंगे इंडस्ट्री लेवल पे। फिर एक रीजनल लेवल पे कि महाराष्ट्र के आसपास जितने भी एरिया है, जो महाराष्ट्र के जितने भी टेक्सटाइल मिल है, उन्होंने मिलकर कर लिया, तो उसको बोलेंगे महाराष्ट्र टेक्सटाइल एग्रीमेंट। और उसको क्या है, वन जोग्राफिकल और रीजन और स्टेट कवर करता है, उसको रीजनल लेवल पे बोलते हैं। नेशनल लेवल पे तो फिर आपको पता ही है ना, अपने आप में जैसे इंडिया बैंक एसोसिएशन है,
तो पूरा इंडियन लेवल पे बैंकों की एसोसिएशन ने बना के अपने कुछ डिस्प्यूट मेंटेन कर रखे हैं, सॉरी डिस्प्यूट रिजोल्व कर रखे हैं, या फिर एक नया इंडस्ट्रियल रिलेशन अपना बना रखा है, उसको बोलेंगे नेशनल लेवल पे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, बस ठीक है कर लेते हैं। प्रोसेस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग का? स्टेज 1 प्री बार्गेनिंग स्टेज। प्री बार्गेनिंग स्टेज में क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन करो, आइडेंटिफाइंग इशू करो, वेज आवर्स किस 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 के, गैदरिंग डाटा करो, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड गुडविल। जैसे यूनियंस एट सेल कंडक्ट्स प्री नेगोशिएशन सर्वे ऑन वेज पेरिटी बिफोर फॉर्मल टॉक्स। फिर फॉर्मल टॉक स्टार्ट करने से पहले पहले वो सर्वे ही करा लेते हैं कि वेज के रिगार्डिंग, कौन? सेल वाले। फिर क्या है? स्टेज 2 में क्या होगा? नेगोशिएशन बार्गेनिंग स्टेज है। एक्चुअल डिस्कशन एंड प्रपोज्ड एक्सचेंज होंगे, काउंटर ऑफर्स होंगे, कंसेशंस होंगे, मीडिएशंस होंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ टर्म्स। तो ये हो गया आपका स्टेज 2। इसमें क्या है? प्रोसेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि जीरो सम गेम होता है ना? वेज बढ़ाओ क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है, सिंपल बात है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होता है? विन विन सिचुएशन होता है कि प्रोडक्टिविटी को से लिंक कर दो वेजेज को, जैसे ए बी सी, कि भाई जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव उसकी उतना ही ज़्यादा वेजेज। ये होता है विन विन सिचुएशन में जब नेगोशिएशंस होते हैं। और नहीं तो तीनों का एक ही कॉस्ट बढ़ गया है, सबकी सैलरी बढ़ा दो। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक है। जैसे प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस चल रहे हैं, फॉर्मूला चल रहा है मारुति सुजुकी में 2015 से, ठीक है। तो ये क्या है? ये विन विन सिचुएशन है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। फिर स्टेज 3 में क्या आएगा? पोस्ट बार्गेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट है, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मैकेनिज्म है, पीरियोडिक रिव्यू एंड रिन्यूअल है। उसके बाद क्या है? वेज रिवीजन एट कोल इंडिया एवरी 5 ईयर्स अंडर नेशनल कोल वेजेज एग्रीमेंट, इन्होंने अपना बना रखा है, और उसमें हर 5 साल में वेज के रिवीजन हो जाएंगे कोल इंडिया में, ठीक है। ये प्री बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सब देख लेना, नॉर्मल है, ये हो चुका है अपना। उसके बाद क्या है? हाँ, प्री रिक्वेसाइट एंड एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस, लीगल फ्रेमवर्क्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सब लीगल है। एटीट्यूडनल में क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, विलिंगनेस टू कंप्रोमाइज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बस ये है कि मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उनको लास्ट के लिए रखा है, सोशल सिक्योरिटी के लिए और इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक्ट के लिए दोस्तों। उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। ये क्या है? एक कंप्लीट कवरेज देने के लिए, ताकि भाई जो आपके फ्रेंच टॉपिक हैं उसमें आपको ये फील ना हो कि मैंने वो थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने वो नहीं पढ़ा। तो ये एक कंप्लीट कवरेज देगा, और आपसे इसमें से भी अगर 3-4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है और इसमें इनपुट तो है ही नहीं कुछ ज़्यादा, है ना, कुछ ज़्यादा इसमें याद रखने का है नहीं। मुश्किल से 20 से 25 फैक्ट होंगे, वो आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे, तो आप सोल्व कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल क्या? स्ट्रॉन्ग एंड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए। इंफॉर्मेशनल रिलेशन रिलायबल डाटा ऑन वेजेज एंड प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल क्या है? साउंड आईआर मशीनरी कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन अचीव्ड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पीस ड्यू टू रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जॉइंट कंसल्टेशन, ठीक है, मॉडल। टिस्को टिस्को और आई एन टी यू सी मॉडल है ये, ठीक है। इस तरीके का है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल में स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, डाटा आपके पास होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप होना चाहिए। उसके बाद क्या है? फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटिव हम पढ़ चुके हैं। विन लूज डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक का लॉस दूसरे का फायदा, ये हो गया। वेज रिवीजन बार्गेनिंग होती है। इंटीग्रेटिव में क्या है? विन विन है, दोनों साइड जीतेंगी, प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दो इंसेंटिव को। उसके बाद है कंसेंसरी, वर्कर्स गिव्स अप बेनिफिट टू सेव जॉब्स। ऐसे रिसेशन के टाइम पे जब मान लो वेज बढ़ाने की बात वर्कर करे ही ना, अपने बेनिफिट को ही गिव अप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंसेशनरी। उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या है? फोकस्ड ऑन लिंकिंग पे टू आउटपुट, एनटीपीसी इंटेंसिव इंसेंटिव सिस्टम। उसके बाद कंपोजिट क्या है? मिक्स ऑफ मल्टीपल इशूज लाइक वेज प्लस वेलफेयर, मल्टी ईयर सेटलमेंट, इस तरीके के ये देख लेना, है ना। ये टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है। हिंड्रेंस टू कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है इन इंडिया में, देख लेते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन है, सबको पता है। आउटसाइड पॉलिटिकल लीडरशिप, पोलिटिसाइजेशन है ऑब्जेक्टिव उसका ट्रेड यूनियंस का। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर डोमिनेंस है, 80% तो आउटसाइड ही हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रेमवर्क से, क्या करोगे। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट परमिट एडजुडिकेशन रिड्यूस, कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप ही हटा देता है, क्योंकि उसमें एक एडजुडिकेशन का
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एडजुडिकेशन को परमिट करता है, तो सब लोग फिर एडजुडिकेशन की तरफ ही जाते हैं रादर देन कलेक्टिव बार्गेनिंग। उसके बाद है एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस, फियर ऑफ पावर लॉस एंड कॉस्ट इंक्रीज। एम्प्लॉयर जो होता है उसका एक रेजिस्टेंस होता है कि भाई मैं इनके साथ अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग करूँगा और कल मुझे इनके वेजेस बढ़ाने पड़ गए तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेरे को मेरी एक पावर का भी, मतलब अगर मेरी चलेगी ही नहीं तो मेरी पावर भी लूज हो जाएगी, है ना। कुछ तो पावर को दिखाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में क्या है प्रेजेंट सिनारियो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट सेक्शन 18, कंसिलिएशन सेक्शन 12 एंड आर्बिट्रेशन। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड करता है तीनों चीज़ें, सेटलमेंट, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन भी दिया हुआ है जिससे कलेक्टिव बार्गेनिंग को स्ट्रेंथन होता है। करंट ट्रेंड्स क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट लेवल बार्गेनिंग इन पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर चल रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड एग्रीमेंट हो गए हैं। इंक्लूजन ऑफ नॉन मॉनेटरी इशूज, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी वर्क कल्चर आ गया है। अब गवर्नमेंट प्रमोटिंग वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड बायपार्टाइट फॉर्म्स, ऐसे इस तरीके के गवर्नमेंट भी, अब ट्रेड यूनियन की बजाय लोग एचआरडी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ, स्किल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रेदर देन ये स्ट्राइक्स और मिलिटेंसी की तरफ, है ना। उसके बाद क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2000 में जो आया था, ठीक है, वर्मा जी की अध्यक्षता में, तो उसमें रिकमेंडेशन क्या क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ वन यूनियन पर अंडरटेकिंग, मल्टीप्लिसिटी हटाने के लिए, राइवलरी, ताकि ट्रेड यूनियंस में आपस में राइवलरी ना हो तो एक को ही रिकॉग्नाइज करो। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन को ज़्यादा तवज्जो दो रेदर देन एडजुडिकेशन, मतलब लीगल प्रोसेस में न जाओ, सेल्फ रेगुलेशन करो। स्टेट्यूटरी बैकिंग फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए स्पेशल एक एक्ट बनाओ, जैसे अभी कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक इंस्टीट्यूशन बनाओ ताकि लोग एडजुडिकेशन जाने की बजाय इसको ही एक अपना फ्रेमवर्क मार के इसी के माध्यम से अपने डिस्प्यूट सोल्व करें। सिंप्लीफाई लेबर लॉज, लेबर लॉ को सिंप्लीफाई करो, जिसमें हमने कर भी दिए हैं अभी ना, 4 कोड में आ गए हैं सारे के सारे, ये इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद हमने किया है। स्ट्रेंथन बायपार्टाइट फॉर्म्स, बायपार्टाइट फॉर्म्स में क्या है, एम्प्लॉयर और वर्कर्स आपस में ही मैटर को सुलझा लें, बायपार्टाइट फॉर्म्स बनाएं, एनकरेज जॉइंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कमीशन कोर विजन क्या है, इंडस्ट्रियल पीस थ्रो डायलॉग एंड कोर कंपल्सन, ठीक है। एडवांटेज क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल, इन तीनों चीज़ों में होता है, ये तो नॉर्मल है। इकोनॉमिक जैसे स्ट्राइक्स कम हो जाएंगी तो वेज स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सोशल में क्या है, वर्कर्स का मोरल और डिग्निटी आपस में अपने आप में बूस्ट हो जाती है, तो इस तरीके का है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर देगा। एग्जाम्पल, गांधीयन कलेक्टिव बार्गेनिंग इन अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स प्रमोटेड एथिकल नेगोशिएशंस बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड ट्रस्ट। उसके बाद क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्सेस एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन तो देखो भाई थर्ड पार्टी करेगी, लीगलिस्टिक होगा, बाइंडिंग होंगे उसके अवार्ड्स, और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी लो है। और एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जजमेंट, है ना। मारुति वेज नेगोशिएशंस, ये सब है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, म्यूचुअल एंड वॉलंटरी होता है, डेमोक्रेटिक होता है, विन विन एग्रीमेंट होता है, हाई हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरीके का है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कुछ नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, नॉर्मल बातें होती हैं इसमें। उसके बाद क्या है, जमशेदजी वर्क काउंसिल, जिसको मॉडल फॉर द वर्कर्स पार्टिसिपेशन थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये एक मॉडल है, मतलब कई जगह ऐसा है कलेक्टिव बार्गेनिंग को एज इंस्टीट्यूशनलाइज करके उसको तवज्जो दी भी गई, पहले उसको प्रायोरिटी दी भी गई हुई है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, वीक यूनियन स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्केल यूनिट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डोमिनेंस है, एडजुडिकेशन प्रेफरेंस लोग कर लेते हैं, लो अवेयरनेस है। एडजुडिकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको एनकरेज कर देता है लीगल प्रोसेस के लिए, तो आप इसमें घुस जाते हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, फॉर्मल बार्गेनिंग एबसेंट है छोटे छोटे सेक्टर्स में, और फ्रेगमेंटेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है यूनियंस में। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। मेजर टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेजर्स क्या लें स्ट्रेंथन करने के लिए, एक तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, लीगलाइज कर दो, लीगल बैकिंग दे दो, है ना। ट्रेड यूनियन को, एक ही ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कर लो, उसमें मेंबरशिप डलवा दो बाकी यूनियंस की, जो जितनी ज़्यादा मेंबर रखता है उसी यूनियन को रिकॉग्नाइज कर लो, है ना। एनफोर्स यूनियन रिकॉग्निशन लॉ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, देखो सिंपल बात है। एनकरेज वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ लिटिगेशंस, प्रमोट ट्रेनिंग इन नेगोशिएशन, ट्रेनिंग करो कि ताकि उनको नेगोशिएशन स्किल्स उनके डेवलप हो जाएं। अभी क्या वर्कर्स के पास नेगोशिएशन स्किल्स ही नहीं है ना, बोलना ही नहीं आता मैनेजमेंट के सामने, तो क्या करोगे आप। डेवलप इंडस्ट्रियल रिलेशन इंस्टीट्यूट, सिंप्लीफाई एंड कोडिफाई लेबर लॉज, इंक्लूड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थ्रू क्लस्टर बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसी हिसाब से देखेंगे, चलो यहाँ तक कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना आपका,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर से स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगली क्लास में इसको हम ख़त्म कर देंगे। 1 या 2 क्लास में, एक ही में कोशिश रहेगी, बाकी 2 लग जाएंगी तो 2 में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ये इस वीक में ये सब खत्म होके अपना लेबर लॉ के एक्ट्स चालू हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको भी आप शेयर कीजिए, इसमें से भी कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम अप्रोच किसकी है, डनलॉप की है, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। उसके बाद नेशनल लेबर पहला कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो उसमें आपने देखा वो गजेंद्र गडकर जी थे। फिर दूसरे वाले के वर्मा जी थे। हमने जो कोडिफाई किया है अपने लेबर लॉज को, वो किसकी रिकमेंडेशन पे किया है, नेशनल कमीशन ऑन लेबर के बेस पे किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन थी। अभी आपको ऐसे बोरिंग लगी होगी, लेकिन आप इसको बैठ के पढ़ोगे तो बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट में अगर टाइम मिला तो इनके एमसीक्यू भी मैं आपको करा दूंगा कि किस तरीके से पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।